हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और ऑडियो वीडियो मेरी बता दें क्लियर है कि नहीं, दिखाई सुनाई दे रही हूं मैं? गुड इवनिंग। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो जी, कैसे हैं आप? कल हमने धूमिल को पढ़ा था, आज हम नागार्जुन को पढ़ने वाले हैं। और नागार्जुन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए थे, अब हमने देखनी है इनकी कविता कालिदास, है ना? ठीक है। शुभ संध्या, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चले हम स्टार्ट कर रहे हैं कालिदास कविता। नागार्जुन की कविता कालिदास कविता सतरंगे सॉरी नागार्जुन की कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित है। ध्यान देंगे, पूरा विश्वास है। ओके गुड दिनेश, 100% विश्वास। आप पर ही विश्वास है, हाँ। तो अपने ऊपर भी विश्वास रखें, पूरा पूरा मुझ पर ही मत रखें, क्योंकि आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में एनफ नहीं है, नेट जेआरएफ के लिए एनफ नहीं है। खुद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि मैं आपको नेट जेआरएफ करवा दूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि मैं सिलेबस कवर करवा दूंगी, ठीक है? कालिदास कविता का सार देखते हैं पहले। इस कविता में नागार्जुन संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से कविता की रचना की बात करते हैं। नोट्स एनफ है, हाँ जी, नोट्स ठीक है इतने। बस आपको एक गाइड से पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा आपको। मीन्स रिवीजन, बार बार रिवीजन करो। जो चीजें हम पीछे पढ़ के जा रहे हैं उनको भी आप रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज करोगे तब आपको चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है। मांडे वाली जो आप गाइड है आपकी, उसको भी पढ़ा करो, उसको 2-3 बार पढ़ जाओ पूरा। ठीक है, शुरू से एंड तक। जिनके पास नहीं है, पीडीएफ पड़ी हुई है, टेलीग्राम पर भी है और ऐप पर भी है, तो पीडीएफ से पढ़ लो। जिनके पास बुक है, बुक से पढ़ लो। साथ में कोई भी आपके पास एक गाइड होनी चाहिए, लाइक दृष्टि की गाइड, अरिहंत की गाइड, है ना? तो दृष्टि है, दृष्टि है तो दृष्टि से पढ़ना शुरू करो। ठीक है। उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर, जो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, जो आपके रिसेंटली पेपर हुए हैं, 23, 22, 21, 20, है ना, 19 से लेकर के सारे जो हैं उनको बार बार करो। पांडे वाला नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कालिदास कविता का सार। इस कविता में नागार्जुन संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से कविता की रचना की बात करते हैं। कालिदास जी ने अपने काव्यों में जिन पात्रों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया, उन्हीं पात्रों का उदाहरण नागार्जुन ने दिया है। अरिहंत है, अरिहंत भी बहुत अच्छी है, दृष्टि भी अच्छी है। ठीक है, दोनों पढ़ना शुरू करो। जिसके पास जो भी है वो पढ़े, उसके बिना नहीं होगा। कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ पढ़ लो, क्योंकि उसमें शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं ना। तो कुछ चीजें आपको जो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी शॉर्ट शॉर्ट में, वो उसमें मिल जाएंगी। उसमें क्या है कि जैसे आपकी बहुत सारी बुक्स है ना, नगेंद्र वाली हो गई, रामचंद्र तिवारी वाली हो गई, है ना, रामस्वरूप चतुर्वेदी वाली हो गई, शुक्ल वाली हो गई, ये सारी किताबों की उसमें शॉर्ट दिया हुआ है, सारा शॉर्ट नोट्स है उसमें। टाइम भी कम है, नहीं उतना भी कम नहीं है, वो छोटी सी है, सिर्फ 200, 250, 300 पेजेस की है। उसको आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं भी उसको एग्जाम से पहले, मीन्स मेरा ऐसा था कि एग्जाम से पहले मैंने वो जब रिवीजन करते हैं हम, जब एग्जाम आपका मतलब होने वाला होता है, 2-3 दिन रह जाते हैं, तब मैं उसको पढ़ना स्टार्ट करती थी। मीन्स पहले भी पढ़ी हुई होती थी मैंने। जैसे मान लो 2 बार मैंने पहले पढ़ ली वो, लेकिन एग्जाम टाइम में फिर मुझे एक बार वो पढ़नी होती थी, तो मैं उसको 2-3 दिन में पूरा पढ़ लेती थी। ठीक है, तो 2-3 दिन आपके हार्डली लगते हैं उसमें, अगर आप ढंग से उसको पढ़ो तो इतनी भी बड़ी नहीं है ना। दृष्टि से काम चल जाएगा, दृष्टि पढ़ो।
मैं बोल तो रही हूँ, दृष्टि तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पढ़ो, दृष्टि मीन्स है, बड़ी है ना वो भी, तो उसमें भी टाइम लगेगा। बट ये कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। बिल्कुल भी फालतू टाइम, फालतू चीजों में जो है वो टाइम वेस्ट करना बंद करो, है ना। जैसे आप मोबाइल में लगे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो शॉर्ट्स ही देखने लगे हैं, घंटों घंटों बीत गए, कोई पता नहीं आपको टाइम का। तो ये चीजें अगर आपके अंदर है तो इसको अभी खत्म कर दो, ठीक है। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे चले गए हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, व्हाट्सएप पे किसी ने स्टेटस डाला है, आप उधर से किसी लिंक पे पहुंच गए और आप सीधा पहुंच गए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे पहुंच गए, है ना, लिंक से। तो वो लिंक तो रह गया उधर ही व्हाट्सएप पे ही, और आप घूम रहे हो अभी दुनिया, है ना। तो ये सोशल मीडिया की दुनिया जो है बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो इसको, इसका पीछे छोड़ दो। जितना हो सकता है पढ़ाई करो, ठीक है। चलो अभी मैं बंद कर रही हूँ प्रवचन, और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाना आपको। कालिदास जी ने अपने काव्यों में जिन पात्रों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया, उन्हीं पात्रों का उदाहरण किसने दिया? नागार्जुन ने दिया है, ठीक है। कालिदास कविता का प्रथम अनुच्छेद रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला प्रसंग जो है वो रघुवंश महाकाव्य के प्रसंग पर आधारित है। कालिदास, यह सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से, अज रोया तुम रोए थे कालिदास सच सच बतलाना, ठीक है। महाराज, अज की पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक में जिस तरह से आपने विलाप का चित्रण किया है, वास्तव में वह अज का विलाप था या उनका दुख तुमने अपने भीतर धारण किया था, है ना। क्या होता है कि कई बार हमारे हृदय में पीड़ा होती है, हमारे हृदय में दुख होता है, या फिर कवि के हृदय में दुख है, अपना दुख है, पर्सनल दुख है, लेकिन वो अपने दुख को किस तरह से व्यक्त करता है? किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण देकर के वो उस दुख को व्यक्त करता है ना। तुम्हारा यह विरह वर्णन देखकर तो यही महसूस होता है कि मानो महाराज अज के आंसू नहीं होकर तुमने ही उसके जगह आंसू बहाए हो, मीन्स तुम्हारे हृदय की वो पीड़ा थी, है ना। प्रवचन समाप्त। हाँ, मेरे मैम ऐसा कहते थे जब वो थोड़ा मोटिवेट करते थे हमें, तो कई बार बच्चे परेशान होते थे कि मैम तो लोग बोल रहे हैं तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ अभी तक, कोई नेट जेआरएफ नहीं हुआ। तो मैम थोड़ा मोटिवेट करते थे कि दुनिया बोलती है, कोई बात नहीं, आप सफल होंगे तो अच्छा होगा, बेस्ट होगा सब कुछ, है ना। तो फिर लास्ट में मैम यही बोलते थे, प्रवचन खत्म हुए और जल्दी से आप सारी गुरु दक्षिणा दो मुझे। 21-21 रुपए रखो सारे। तो फिर प्रवचन खत्म इस तरह से करते थे। सरस्वती पांडे की बुक कैसी है? हाँ जी, वही तो पांडे वाली, वही बोल रही हूँ मैं, सरस्वती पांडे। सरस्वती पांडे अच्छी है, लेकिन उसके अलावा आपके पास एक गाइड दृष्टि और अरिहंत में से कोई होनी चाहिए, ठीक है। सरस्वती पांडे भी आपको पढ़नी है। दूसरा प्रसंग कुमार संभव महाकाव्य से है। घृत मिश्रित सुखी समिधा समकाम देव जब भस्म हो गया, भस्म होगा, भस्म हो गया, रति रोई या तुम रोए थे। इस प्रसंग में असुरों के वध हेतु शिवाजी के पुत्र की, शिवजी के पुत्र की आवश्यकता थी। ऑडियो वीडियो नहीं आ रही है, कोई बताओ। मेघा को, मेघा नहीं मनीषा को, सॉरी, मेघा गुड इवनिंग। कोई मनीषा को बताओ कि ऑडियो वीडियो सब ठीक है, और आप जो है वो लेफ्ट करके आइए, ठीक है। सती के दाह के पश्चात शिवजी वैरागी होकर समाधि में लीन हो गए थे, इसलिए सभी देवताओं ने शिवजी की समाधि तोड़ने और उनके काम भावना को जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को शिवजी के पास भेजा था। अच्छा, ऐसी स्टोरी है इसकी। कामदेव ने शिवजी की तपस्या को भंग कर दिया, परंतु स्वयं उनके क्रोध के पात्र बन गए, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा ये। शिवजी की तीसरी आंख से निकले ज्वाला में कामदेव के जलकर भस्म होने पर उनकी पत्नी का रुदन क्रंदन सुनकर क्या तुमने अपने आंसू से अपनी आंखें नहीं धोई थी? अर्थात अर्थात रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया है, उसे पढ़कर तो यही कहा जा सकता है कि रति की पीड़ा को तुमने हृदय की गहराइयों तक अनुभव किया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह आंसू रति के नहीं होकर तुम्हारे ही थे। लेफ्ट की तो आया, हाँ।
सबसे पहले अगर कोई दिक्कत होती है तो खुद लेफ्ट करना है, अगर फिर भी दिक्कत है तब बोलना है, क्योंकि कई बार हमारे पास ही प्रॉब्लम रहती है। तीसरा प्रसंग किसका है? मेघदूत महाकाव्य। पहले किसका था? रघुवंश महाकाव्य। अब किसका है? मेघदूत महाकाव्य पर आधारित है। ये दूसरा तीसरा प्रसंग जो भी है ये आपको याद रखना है किस पर आधारित है। अब है उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर रोया यक्ष की तुम रोए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यक्ष की तरह पीड़ा को कालिदास ने भोगा था, तभी तो विरह काव्य लिख पाए थे, है ना। कभी कभी जो है जिस पीड़ा को खुद भोगता है तभी तो वो उसको कविता में उतार पाता है ना। लेकिन वो किसी के माध्यम से उस पीड़ा को व्यक्त करता है, जैसे यहाँ पर अज के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं? अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। शिव जी की तीसरी आंख से निकली ज्वाला में कामदेव ने जलकर भस्म होने पर उनकी पत्नी का रुदन क्रंदन सुनकर क्या तुमने अपने आंसू से अपनी पत्नी की आंखें नहीं धोई थी? सॉरी, अपनी आंखें नहीं धोई थी। अर्थात रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया, मतलब ये वही जो हमने पीछे भी पढ़ा था, तो सेम यही यहाँ पे रिपीट है। अब यहां से जो है थोड़ी पंक्तियां हैं कविता की। घृत में श्रित सूखी समिधा समकाम देव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। पंक्तियां ध्यान से पढ़ना। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवल गिरि के शिखरों पर प्रियवर तुम कब सोए थे? अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ठीक है, ये बादल को घिरते देखा है कि पंक्तियां हैं जो मैंने अभी बोली, लेकिन जो ये वाली है यहाँ, ये एक जैसी आपको पंक्तियां मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अमल धवल गिरि के शिखरों पर प्रियवर तुम कब सोए थे, अगर आपसे ये प्रियवर तुम कब सोए थे ये पंक्ति आपसे पूछ ली जाए, तो ये पंक्ति है जी कालिदास कविता की। कौन सी कविता की? कालिदास। बट अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ये कौन सी कविता की पंक्ति है? बादल को घिरते देखा है। ठीक है, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच बतलाना। ठीक है, यहां पर ये कविता जो है वो खत्म हो गई है। नीचे जो दूसरी कविता स्टार्ट होगी, बादल को घिरते देखा है, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा, ये साथ साथ ही हो गया, इसको मैं अभी पीडीएफ में ठीक कर दूंगी। ओके, अभी कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको ठीक कर दिया अभी। कालिदास सच बतलाना, यहां तक ये कविता, इस कविता को पढ़ लेना, आपकी गाइड में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बादल को घिरते देखा है कविता, यह कविता जो है वो नागार्जुन की कविता संग्रह युग धारा में संकलित है। ध्यान देंगे, युग धारा, धारा की तरह बादल बहते हैं ना जब बारिश होती है, तो ऐसे याद रख लेना इसको। इस कविता में कवि ने बादल और प्रकृति के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे। ठीक है, ये घुमक्कड़ कवि कहा इनको जाता है। उन्होंने बादल को घिरते देखा है कविता में अपने मान सरोवर, मान एक मिनट, यहीं पे लिख देती हूँ ना, नहीं तो इसको ठीक करना पड़ेगा। मान सरोवर नाम इस था इसमें, इसलिए मानसरोवर यात्रा की स्मृतियों का वर्णन किया है। उन्होंने वहां छोटे छोटे ओस के समान बादलों, मानसरोवर पर अनेकों स्वच्छ और कलकल बहती हुई नदी, झरनों को देखा। वहां पर आए हंस के झुंड को देखा, जो उसमें जो उमस और गर्मी से परेशान होकर आए थे। वे सब वहां पर खेलते हुए जीने का आनंद ले रहे थे। कौन? हंस, हंसों के झुंड। कालिदास की कविता लंबी है, बहुत लंबी है, इसमें शॉर्ट में दी हुई थी। ठीक है, अभी मेरे को मिल गई तो मैं पूरी कविता इसमें डाल दूंगी, नहीं तो फिर पीडीएफ आपको भेज दूंगी। ठीक है, नागार्जुन ने वहां की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है
कि सूर्योदय होने के उपरांत वहां दृश्य कैसे परिवर्तित हो जाता है। ये एक्चुअली कालिदास जो कविता है वो थोड़ी लंबी है। सभी पर्वत पहाड़ स्वर्ण कलश की आभा सा दिखाई पड़ते हैं। आभा से दिखाई पड़ते हैं, आभा से। किस प्रकार चकवा चकवी रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में वे दोनों मिलकर अपना प्रणय कलह छेड़ते हैं। उस सूक्ष्म और अनूठे अनुभव को कवि ने अपनी कविता में समाहित किया है। कवि ने उस हजारों फीट की ऊंचाई पर भी मृग को उस दिव्य सुगंध की खोज में भागते हुए देखा है। हजारों फीट की ऊंचाई पर भी एक जो कस्तूरी मृग कहते हैं उसको, है ना, तो वो मृग क्या करता है, वो हिरण क्या करता है, एक सुगंध होती है जो उसी के अंदर होती है कस्तूरी की, तो उसी के पीछे पीछे वो भागता रहता है। वो सोचता है कि जो खुशबू है वो कहीं और से आ रही है, तो उसको ढूंढने के चक्कर में वो भागता ही रहता है, लेकिन वो सुगंध जो है, लिखा है जिस कस्तूरी की सुगंध उसकी नाभि में ही होती है ना, उसकी नाभि में होती है वो, लेकिन वो क्या करता है, झूठा सच का पीडीएफ नहीं मिल रहा, झूठा सच का पीडीएफ। अच्छा, एक बार मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, याद करवा देना, ठीक है, याद करवा देना, टेलीग्राम पे याद करवा देना या फिर क्लास के बाद याद करवा देना। इस दृश्य को कवि ने साक्षात देखा है। कवि कहते हैं कि मैं मानसरोवर आया, मीन्स कवि ने साक्षात उस दृश्य को देखा जब जो हिरण है, जो कस्तूरी मृग जिसको कहते हैं, उसकी जो कस्तूरी की जो खुशबू है वो उसके अंदर ही होती है, लेकिन वो क्या करता है, भागता रहता है उसको ढूंढने के लिए। किंतु यहाँ पर ना अलकापुरी राज्य मिला, ना वह धनपति कुबेर का राजा, जो कालिदास ने अपनी विद्योत्मा को संदेश विद्योत्मा को संदेश बादलों के द्वारा भेजा था। वह बादल कहाँ है, शायद वह यही बरस गए होंगे। कवि यह भी कहते हैं कि हो सकता है कि यह बात उस कवि की कल्पना हो, जाने दो वह कवि की कल्पित होगी या, मगर मैंने तो जो अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है वह वास्तविक है। आपस में लड़ते भिड़ते गरजते और बरसते देखा है। यह मेरी कल्पना नहीं, साक्षात वर्णन है। कवि ने वहां के निवासियों और वहां के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ पर नदियां झरझर कल कल बहती रहती हैं, भोजपत्रों की कुटियां बनी हुई हैं, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग सुगंधित फूलों के श्रृंगार किए हुए, इंद्र नील की माला पहने, शंख और सुंदर गालों पर कुंडल लटकाए, बालों का जोड़ा बनाए, रजत मणि जैसे सुगंधित मदिरा का पान किए लोग घूमते रहते हैं। लोहित चंदन की तिलपट्टी पर निर्विरोध बाल कस्तूरी आसन मुद्रा में बैठे हुए प्रतीत होते हैं, जो मृग के छालों पर आसन लगाकर बैठे हैं। यहाँ किन्नर किन्नरियों मदिरा के नशे में, किन्नर किन्नरियां मदिरा के नशे में उन्माद होकर घूमते देखा है उनको, और मैंने स्वयं बादलों को घिरते देखा है, महसूस किया है। जैसे गुरु कहे, बादल को गिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा। देखो सेम पंक्तियां है ना। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। जल्दी जल्दी समझा दीजिए पीछे का। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगी यार, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। समझो मुझे मेरी समस्या को समझो। इसको पढ़ लेना खुद से, ये यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, ये सब सामने लिखा हुआ है आपके। आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी मैं। इसको जब आप खुद से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इस कविता की व्याख्या ही बताई हुई है इसमें, ठीक है। व्याख्या मतलब थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। तो पीडीएफ आपको दे दूंगी मैं, आप इसको पढ़ लेना। फिर भी अगर नहीं समझ आएगा तो कल बता देना क्लास में, ठीक है, कल मैं इसको फिर क्लियर कर दूंगी। तुंग हिमालय की कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। हाँ हाँ, हम चले गए थे, अच्छा कोई बात नहीं, चले गए थे तो बाद में देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना या फिर क्लास रिपीट कर लेना। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु
खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण थी मृदु किरणें, बालारुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो। अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये जो जो इन्होंने अनुभव किया, जो जो चीजें इन्होंने देखी अपनी आंखों से, वही इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है ना। चकवा चकवी के बारे में हमने पीछे देखा था कि चकवा चकवी जो है रात में बिछड़ जाते हैं, फिर उनका जो क्रंदन है, जब वो बिछड़ जाते हैं तो उनका क्रंदन मतलब रुदन क्रंदन है ना शुरू होता है। तो फिर जब वो सुबह होते ही वो दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये चीजें जो इन्होंने अपनी आंखों से देखी, उसी के बारे में यहाँ पे जो मानसरोवर के तरफ ये गए थे, वहां पर जो जो इन्होंने देखा उसी का वर्णन इन्होंने कविता में कर दिया है। शत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज ही के उन्मादक परिमल, ये उसकी कस्तूरी मृग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, कि कई फुट की सहस्र किसको बोलते हैं, सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर, है ना। तो जो हमने अभी पीछे देखा था कि ऊंचाई पर क्या है, जो कस्तूरी मृग है ना, वो भाग रहा होता है और उस कस्तूरी की खोज में के पीछे धावित होकर, धावित मतलब क्यों दौड़ता है ना, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा। और चिढ़ रहा है क्योंकि उसको मिल नहीं रहा, वो जिसकी खोज कर रहा है उसको पता ही नहीं कि वो मेरे अंदर ही है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास की व्योम प्रवाही गंगा जल का। ये वाली पंक्तियां जो है बहुत बार पूछी गई हैं। क्या हो रहा है, बादल को घिरते देखा है कविता की पंक्तियां हैं, ठीक है। पंक्तियां सारी कविताओं की बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानेल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये वाली भी पंक्तियां पूछी गई हैं। नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर में महामेघ को झंझानेल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कनन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुबले लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र दाक्षास पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपुटी पर। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालथी मारे, मदिरा रुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन ने हिमाचल की उन्नत घाटी, देवदारू के वन और किन्नर किन्नरियों की दंत कथाओं को बादल के माध्यम से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। मेघदूत, यह संस्कृत के महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध खंड काव्य है। ध्यान देंगे, अभी हमने मेघदूत महाकाव्य से भी कुछ देखा था ना, वो इंदुमती के मृत्यु शोक वाला, है ना। तो ये वो क्या है, कालिदास की कविता है, मीन्स कालिदास का ये महाकाव्य है, मेघदूत खंड काव्य है, जिसमें नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी शाप के कारण अलग रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नायक यक्ष है, नायिका यक्षिणी है, श्राप के कारण अलग रहने के लिए बाध्य हैं। यक्ष मेघ को दूत बनाकर यक्षिणी के लिए संदेश भेजता है। क्या करता है, ये इसकी स्टोरी है, ठीक है। यक्ष मेघ को यानी कि बादल को दूत बनाता है और यक्षिणी यानी कि अपनी प्रेमिका के पास भेजता है संदेश। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। इस कविता में बादल का मानवीकरण किया गया है, मीन्स मानव के रूप में। जैसे अगर हमने किसी को पास संदेश भेजना तो मानव के पास भेजेंगे ना, तो जो बादल के पास इसमें संदेश भेजना बताया हुआ है तो मानवीकरण किया गया है, ठीक है। अतः मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग
किया गया है। आ आकर और श्यामल नील सलिल में अनुप्रास अलंकार है। मंद मंद और अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश और चकवा चकवी और तरल तरुण में अनुप्रास अलंकार है। कवि कल्पित में अनुप्रास अलंकार है। गरज गरज में पुनरुक्ति प्रकाश। शत शत, ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अलंकार सीखने पड़ेंगे। अकाल और उसके बाद कविता। कवि नागार्जुन ने कविता की इन पंक्तियों में अकाल की भीषण स्थिति का चित्रण किया है। अकाल की स्थिति में अनाज के अभाव में मानव के साथ अन्य चीजों और जीवों की दयनीय दशा का वर्णन है। वे कहते हैं कि अकाल के कारण घर में अनाज नहीं रहने पर कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला और ना ही चक्की चली, जिससे लोगों की दशा बहुत पतली हो गई थी। भूख प्यास के कारण कानी कुतिया यानी पालतू जानवर भी खाना नहीं मिलने की उम्मीद में वहीं पड़ी रही और दीवारों पर छिपकलियां भी कीड़े मकोड़े की उम्मीद पर पहरा देती रही थी। उनकी हालत भी भूख से बहुत खराब हो गई थी। चूहा भी खाना नहीं मिलने के कारण पस्त हो रहे थे। अकाल के जाने के बाद घर में अन्न के दाने आए और घर में खुशी का माहौल शुरू हो गया। ऐसा ही होता है ना, अकाल के बाद जब खाना मिलता है तो फिर खुशी का माहौल, है ना। ऐसा लगने लगा मानो मृत इंसान वापस जिंदा हो गए हो। घर में कई दिनों के बाद चूल्हा जला, चक्की चली, आंगन के ऊपर से धुआं दिखाई देने लगा। अन्न की प्राप्ति होने पर भी सभी की आंखों में चमक दिखाई देने लगी। कौवे भी भोजन मिलने की आशा में अपने पंख खुजलाने लगे। इस तरह से वातावरण में खुशियां आ गई और यहां से होती है कविता शुरू। ठीक है, क्या है कविता की पंक्तियां। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठे घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इतनी सी कविता है और लेकिन वर्णन जो है इसमें बहुत बड़ा और बहुत सारे दिनों का वर्णन है। ठीक है, जब अकाल पड़ा है तो कई दिनों तक क्या हुआ, चूल्हे में जो है कोई आग नहीं जली, कोई धुआं नहीं ऊपर उठा। क्यों? क्योंकि अनाज नहीं था कुछ भी बनाने के लिए। तो चूल्हा जो है वो बंद है, बहुत दिन हो गए हैं। और चक्की भी उदास है क्योंकि चक्की में कुछ पीसा नहीं जा रहा है ना। जब अनाज ही नहीं है तो पीसेंगे क्या। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, मतलब कि पालतू जानवर है या फिर कोई भी है ना। तो वो क्या अपने मालिक के पास जाएगा कि मुझे खाना मिल जाए, यहाँ से कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। वो आशा में उन्हीं के पास सो रहे हैं, अपने मालिकों के पास, अपने घर वालों के पास सो रहे हैं कि मालिक जो है वो कुछ खाने को देगा। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अब छिपकलियां भी क्या कर रही हैं, छिपकली भी दीवारों पर जो है वो घूम रही है कि कुछ ना कुछ खाने को, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ मिल जाए खाने के लिए, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिलता है। इवन अकाल जो है वो सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, अकाल जो है वो पालतू जानवरों के लिए भी है, छिपकलियों के लिए भी है, चूहों के लिए भी है। हर एक छोटे से छोटे जीव के लिए अकाल है। जब मनुष्य अकाल में है तो सब कुछ अकाल में है ना सर। सभी के लिए अकाल है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं। तो कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहों की हालत भी जो है वो बड़ी खतरनाक है, दयनीय स्थिति है। उनको भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। जब अनाज नहीं है तो वो भी क्या खाएंगे। अब क्या हुआ, बहुत सालों का अंतर जो है, मीन्स बहुत समय का अंतर जो है, सालों का नहीं कह सकते, बहुत दिनों तक जब तक अकाल रहा, इन पंक्तियों और इन नीचे वाली पंक्तियों के बीच में है ना। तो ये तो था ऊपर का हिस्सा जो कि अकाल वाला वर्णन था, जिसमें है ना अकाल का समय था। अकाल का समय, लेकिन नीचे वाला जो है अब क्या हो गया, अकाल खत्म हो गया है। तो यहाँ क्या हो गया, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। अब धुआं क्यों उठ रहा है, क्योंकि दाने घर के अंदर आ गए हैं, चक्की में दाने पीसे जा रहे हैं, आटा पीस लिया गया है, रोटी बन रही है, चूल्हे में आग जल रही है, आंगन में धुआं ऊपर दिखाई दे रहा है उठता हुआ, है ना। अब पता चल रहा है कि अकाल समाप्त हो गया है। चमक उठी घर भर की आंखें, अब घर भी चमकने लग गया कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कौवे को भी अब क्या हो गया, कुछ आशा है कि अब कुछ मिलेगा। अब लोगों के पास अनाज आ गया है और अकाल खत्म हो गया है।
तो यहाँ बता रहे हैं कि कविता की शैली जो है वो वर्णनात्मक शैली और गीय काव्य है, तो वर्णन किया गया है इसमें अकाल का, तो वर्णनात्मक शैली है। अब देखते हैं खुरदरे पैर कविता 1961 में, ये भी नागार्जुन की कविता है। और अकाल और उसके बाद कविता भी नागार्जुन की। अभी हम नागार्जुन को पढ़ रहे हैं, उनकी कविताओं को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ी कालिदास वाली, वो भी नागार्जुन की कविता है। इस कविता में कवि ने किसान, मजदूर और जनता के पैरों में फटी हुई बेवाइयों का वर्णन किया हुआ है। किसका? किसान, मजदूर और जनता के पैर, मतलब जो मेहनती लोग हैं, मेहनत करने वाले। बेवाइयां मतलब उनकी एड़ियां जो है वो फटी रहती है ना, पैर फटे रहते हैं, दरारें पड़ी होती हैं, तो मेहनत करने वाले लोगों की वो एक निशानी रहती है। कविता को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि कवि को समाज के निम्न वर्ग से अत्यंत लगाव था। यह कविता एक रिक्शे वाले की है, मीन्स रिक्शे वाले की बात की है इसमें, इस कविता में, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर चला जाता है। आपने देखे भी होंगे रिक्शे वाले जो हैं, उनके पैर भी देखे होंगे आपने, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? खुब गए दुधिया निगाहों में फटी बेवाइयों वाले खुरदरे पैर, धंस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल गट्ठों वाले कुलिश कठोर पैर। अच्छा। दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पैंडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पूरे पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे, देर तक टकराए उस दिन तक आंखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बेवाइयां, खुब गई धुंधिया निगाहों में, धंस गई कुसुम कोमल मन में। मतलब इतनी सी ये कविता है, लेकिन एक रिक्शे वाले का इन्होंने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया हुआ है। और इन्होंने किस तरह से उस रिक्शे वाले को देखा होगा, है ना। हमारा देखने का नजरिया, मीन्स एक नॉर्मल व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग होता है, लेकिन जिसके अंदर करुणा दया का भाव होता है, या फिर अगर कवि की निगाहों से कोई देखे, तो फिर उसका देखना अलग रहता है ना। कवि का देखना अलग रहता है। अगर किसी के अंदर कोई करुणा दया का भाव है, उनका देखना अलग तरह का होता है। कई देखते हैं तो उनका देखना कैसा होता है, वो गुस्से में देखते हैं, या फिर उनको तुच्छ जानते हैं कि ये देखो इन्होंने, इनके पैर फटे हुए हैं, या फिर ये धोते नहाते धोते नहीं है, साफ सुथरे नहीं रहते हैं। ये कुछ लोग इस तरह से देखते हैं, है ना। अपना अपना नजरिया सबका है, लेकिन कवि का नजरिया कैसा है? कवि क्या कह रहे हैं? खूब गए मतलब धंस गए अंदर ही, है ना। मेरी मेरी आंखों में, मेरी निगाहों में वो फटी बेवाइयों वाले खुरदरे से पैर, धंस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल गट्ठों वाले कुलिश कठोर पैर, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पैंडलों को। मतलब कि पैंडल वो मार रहे उससे, अपने पैरों से, और चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, मतलब कि तीन तीन पहियों वाला जो रिक्शा होता है उसको चला रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इन्होंने वर्णन किया हुआ है एक रिक्शा चलाने वाले का। अब देखते हैं शासन की बंदूक। कविता का रचना काल है 1966। नागार्जुन की यह कविता आपातकाल के दिनों की है। आपातकाल इतिहास का केवल कालखंड ही नहीं है, बल्कि यह बेहया और खुदगर्जी वाले लोकतंत्र सत्ता का अधोपतन का एक दस्तावेज भी है। खड़ी हो गई चांप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। यहाँ से शुरू हो गई है ये कविता, ठीक है। खड़ी हो गई चांप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा विनोबा मूक, धन्य वह शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। अब है मनुष्य हूं। नागार्जुन की कविताएं चल रही हैं जो जो आपके सिलेबस में है। मनुष्य हूं कविता का मूल विषय एक कवि द्वारा समाज की स्थितियों का चित्रण है। इस कविता में कवि ने अपने आप को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। मानव होने के कारण उनकी कल्पना भी कुंठित होती है। वह सर्जनात्मक से भी चुकता है।
कवि होने के कारण शेष सृष्टि के साथ वह आत्मीय संबंध का भी अनुभव करता है। कवि भी मनुष्य होता है, इसलिए वह भी भौतिक इच्छाओं की चाह करता है। वह अपने भौतिक जरूरतों के लिए संघर्षरत रहता है और संघर्ष से कविता का रूपांतर करता है। वह लौकिकता के माध्यम से लोकोत्तर को पाने का प्रयास करता है। ठीक है। मनुष्य हूं कविता। नहीं कभी क्या मैं थकता हूं, अहो रात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूं। मेरे चितकबरे पंखों को भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है। हरे धान की स्निग्ध घटा पर, उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूं। मीन्स कभी भी मनुष्य ही है। उरु रहित सारथी है जिसका, एकमात्र पहिया है जिसमें, सात सात घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रबुद्धित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म भी बहुविधि, सूर्य चंद्र सूर्य हैं, ग्रह गण भी हैं, शत सहस्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। सब है इस पर, कालकूट भी यही पड़ा है, अमृत कलश भी यही रखा पड़ा है, नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी पाप यही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते हैं दानव कुल को। तो ये आपको पता ही है ना। अमृत के लिए क्या किया था देवताओं ने? देव दानवों के साथ धोखा कर लिया था, है ना। यही बात यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं हम निराला पर। समय कितना हुआ है? समय अभी है हमारे पास, है ना। निराला की कविता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर, किस पर व्यंग्य किया है इन्होंने? पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बहाने करारा व्यंग्य किया है। यह कविता स्वतंत्रता पूर्व सन 1941 में लिखी गई थी, ध्यान देंगे। निराला जी की बहुचर्चित सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता का मूल स्वर जो है वो प्रगतिवादी है। कुकुरमुत्ता कविता की सही सही रचना तारीख जो है वो 3/4/1941 दी गई है। कि आज भी, आज 3 है कि 4 है? 3 ही है ना, आज 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल को ये कविता लिखी गई है 1941 में। इसका सामान्य अर्थ यह हो सकता है कि उक्त तिथि को निराला जी ने इस कविता को अंतिम रूप दिया होगा। कविता का पूर्वार्ध यानी कि पहले वाला हिस्सा अगले महीने हंस मई 41 पत्रिका में छपा था। कुकुरमुत्ता के अब तक 3 संस्करण हो चुके हैं। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे आज? पहला संस्करण युग मंदिर उन्नाव से, दूसरा संस्करण श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से, और तीसरा संस्करण किताब महल इलाहाबाद में से छपा था। युग मंदिर उन्नाव के संस्करण में भूमिका के नीचे निराला जी के हस्ताक्षर के साथ 4/6/42 प्रकाशन तिथि दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 41/42 याद रख लेना। इसके अलावा 3/6/41 संस्करण कविता में नीचे दिया हुआ है। मीन्स इसके 2-3 संस्करण थे, इसलिए कुकुरमुत्ता के इस पहले संस्करण में कुकुरमुत्ता के अलावा 7 और भी कविताएं शामिल हैं। कुकुरमुत्ता। अच्छा, गरम पकौड़ी इनकी कविता है। प्रेम गीत, रानी और कानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक, शिला और खेल। इन सभी कविताओं में सिर्फ खजोहरा को छोड़कर शेष सभी कविताओं के नीचे तिथि दी हुई है। इससे यह विदित होता है कि सभी कविताएं 39 से 42 के बीच में लिखी गई होंगी। इस प्रकार कुकुरमुत्ता का पहला संस्करण एक कविता संग्रह है। ये कविता 2 खंडों में है। पहला खंड में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग्य करता है। कुकुरमुत्ता क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज कुकुरमुत्ता? कुकुरमुत्ता जो है वो गुलाब पर व्यंग्य करता है। दूसरे खंड में गोली की मां ने नवाब की बेटी बहार को अपनी हमजोली बनाया। मशरूम। कुकुरमुत्ता पूरी तरह से साल की हो गई। सही बात है।
100 की होने वाली है ना, बड़ी लंबी उम्र है। फ्लावर, फ्लावर नहीं, मशरूम है, मशरूम। छत्ता होता है ना मशरूम का। कुकुरमुत्ते का कबाब बहुत, कुकुरमुत्ते को कबाब बहुत पसंद आया। कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक, कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? देखो यहाँ पे ध्यान से, कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक, सर्वहारा और शोषित वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, मीन्स जिसका शोषण किया जा रहा है। और गुलाब जो है वो किसका प्रतीक है? सामंती, पूंजीवत पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। तो ये प्रतीक किस किस के हैं ये ध्यान रख लेना। हाँ जी, कविता का अर्थ देखते हैं। एक नवाब साहब थे, उन्होंने अपने बगीचे में लगवाने के लिए फारस से गुलाब मंगवाए। शीला ने भेज दिए, देखो लाल रंग के, लाल रंग का कुकुरमुत्ता। तो आगे लिखा है, और उस गुलाब को अन्य फूलों के साथ लगवा दिया। तो किन किन फूलों के नाम थे इसमें? उस बाग की क्यारियों में गुलाब के अतिरिक्त कौन कौन से फूल थे? ध्यान देना एक बार फूलों का, हो सकता है फूलों के नाम ही पूछ ले, है ना। बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुलमेहंदी, गुलखैरू, गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़, गंधराज, गुलाबाज आदि फूलों के अलावा और फलों के वृक्ष भी थे। ध्यान देंगे कि फलों के वृक्ष भी थे फूलों के अलावा। ठीक है, आगे है, जब फूलों के फूलने का मौसम आया तब फारस से लाया हुआ गुलाब का पौधा फूलों से लड़कर खिल गया, जिससे समूचे बाग के अन्य फूलों की शोभा मंद पड़ गई। उसी के पास स्थित पहाड़ी की गंदगी में एक कुकुरमुत्ता अपना सिर उठाकर खड़ा था और गुलाब को धत्ता बताते हुए उससे कहने लगा, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। यहां पर गुलाब जो है वो पूंजीपतियों का प्रतीक है। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, गुलाब पूंजीपतियों का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा अर्थात गरीब और शोषित वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता गुलाब को ताना मारते हुए कहता है, तूने पूंजीपतियों के समान दूसरों का खून चूसा है, तब तुझे यह खुशबू और रंग और आभा प्राप्त हुई है। ना जाने कितने नौकरों और मालियों ने तेरी देखभाल की होगी, इतना होने के बावजूद भी तेरे में क्या है? कांटे हैं, है ना। इतने सारी तेरे को खाद दी गई, इतने अच्छे से तेरे को पाला पोसा गया, इतने नौकर इतने मालियों ने तेरी देखभाल की, फिर भी क्या हो गया? है तो तू बड़ा सुंदर है, लेकिन कांटे भी हैं तुझ में जो कि चुभते हैं, है ना। पूंजीपति वर्ग, तेरे पास जो भी आता है उसे तुझसे कष्ट ही कष्ट मिलता है, मतलब तू किसी को सुख नहीं देता, कष्ट देता है। तेरा व्यवहार तो उन पूंजीपतियों की तरह है जिससे कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता है। तू बड़े बड़े लोगों, राजाओं और अमीरों का प्यारा है, तू कभी साधारण वर्ग के साथ घुल मिल नहीं सकता, मतलब तेरे अंदर घुलने मिलने वाली क्वालिटी भी नहीं है। यहां कविता में कवि ने गुलाब के बहाने पूंजीपतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कुकुरमुत्ता नितांत उपेक्षित सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, जिसे अपनी हीनता के बोध होने से पूंजीपति जैसे गुलाब से घृणा है। निराला जी ने कविता में एक जगह अत्यंत तीखे अंदाज में लिखा है, तू हरामी खानदानी रोज पड़ता रहा पानी। ठीक है, कुकुरमुत्ता व्यक्ति है जो मुंह उठाकर खड़ा है, उसे उगाया नहीं जाता है। कुकुरमुत्ता खुद ही उग जाता है ना, वह तो स्वयं ही उग जाता है। जैसे मतलब एक तो होती है ना मशरूम जिसकी खेती की जाती है, और एक ऐसा छत्ता होता है, वो अपने आप ही उग जाता है, कहीं भी उग जाता है ना। तो बता रहे हैं कि कुकुरमुत्ता को उगाया नहीं जाता, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके उसकी मतलब वो भी एक सिर उठा के वो खड़ा है, मुंह उठा के वो खड़ा है, और वो स्वयं ही उगा हुआ है। अर्थात गरीब और शोषित व्यक्ति जो अपने संसाधनों पर ही जीवित हैं, वे कभी किसी का शोषण नहीं करते, है ना। उनको इतना अच्छा पालन पोषण नहीं मिलता है। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि तू तो बनावटी है, तू, मैं असली हूं क्योंकि मैं खुद से उगा हूं, और तुझे क्या किया गया है? उगाया गया है, और तुझे बहुत सारा पालन पोषण मिला है, खाद मिली है अच्छे से।
कुकुरमुत्ता अपनी उपयोगिता बताते हुए अपने को कई रूपों में प्रक्षेपित करता है। घर में भी उग जाता है, हाँ सही सही सही। वह अपने को छाता बताता है। जब दो कुकुरमुत्ता मिल जाएं तो शिव जी का डमरू बन जाता है ना। अगर उनके जो छत्ते हैं साइडों में कर दिए जाएं और बीच में उनकी जो वो डंडियां हैं, डंठल है, उनको जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? डमरू बन जाता है। फंगस होता है ना, हाँ। जो फ्री में मिल जाती है उसकी कदर नहीं, सही बात है। कुकुरमुत्ता अपनी उपयोगिता बताते हुए अपने को कई रूपों में प्रक्षेपित करता है। वो अपने को छाता बताता है और डमरू बताता है। अगर उल्टा कर दिया जाए तो माता यशोदा की मथानी बन जाती है। कुकुरमुत्ता अपने को सर्वव्यापक बताता है। कुकुरमुत्ता के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के आत्मसम्मान को अभिव्यक्त किया गया है। मीन्स वो बताता है कि मेरी तो वैल्यू है ना। अगर दो दो मिलके अगर हम दो मिल जाते हैं तो डमरू बन जाता है, और अगर सिंगल है और उसको उल्टा कर दिया जाए तो वो मथानी बन जाते हैं। मथानी मतलब कि जिससे वो लस्सी बनती है ना। तो कुकुरमुत्ता ने मतलब अपनी उपयोगिता बताई है कि मैं हम जो है मैं हम जो है हमारी उपयोगिता है और हम काम के हैं, लेकिन तुम बेकाम हो, कांटे हैं तुम में। तो खाना थोड़ी है हमने, हम तो कविता पढ़ रहे हैं। कुकुरमुत्ता ने प्रगतिवादियों पर भी व्यंग्य करते हुए कहा है कि बहुत लोग असंगत बातें लिखकर कहीं ईंट कहीं रोड़ा जोड़कर अपने आप को टीएस इलियट समझने लगते हैं। निराला अपने साहित्यिक मित्रों से भी अत्यंत खिन्न थे। इसी खिन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने यहां पर की है। कवि का कहना है कि गुलाब कांटों से घिरा हुआ है, जिसके कारण वह सामान्य वर्ग से कटा हुआ है। कविता में कुकुरमुत्ता शोषित होने के बावजूद भी स्वाभिमानी प्रतीत होता है। एक दिन कुकुरमुत्ता की नवाब की बेटी बहार ने कुकुरमुत्ता की सब्जी खाई तो उसे बहुत पसंद आई। नवाब ने तुरंत माली को कुकुरमुत्ता लाने का हुक्म दे दिया, परंतु माली ने कहा कि अब ताजा कुकुरमुत्ता नहीं है। यदि आप कहीं तो गुलाब लेकर आऊं। माली की बात सुनकर नवाब गुस्सा होकर बोले, जहां गुलाब उगे थे वहां कुकुरमुत्ता उगा दो, क्योंकि गुलाब का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अब गुलाब तो खा नहीं सकते हैं। अब नवाब की बेटी है, वो गुलाब थोड़ी ना खाएगी भाई, उसको कुकुरमुत्ता पसंद है तो कुकुरमुत्ता खाएगी। तो नवाब को गुस्सा आया कि जहां गुलाब उगाए थे उखाड़ दो उनको और उसकी जगह क्या लगा दो? कुकुरमुत्ता उगा दो। माली ने कहा, हुजूर कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जा सकता है, उसका कोई बीज नहीं होता है, वो तो स्वयं ही उग जाता है। तो मतलब वो इतना वैल्यूएबल है कि मिलता नहीं है ऐसे। कभी उग गया तो उग गया, नहीं तो फिर छुट्टी करो। लेकिन गुलाब जो है उगाया जाता है, फिर भी कांटे उसमें होते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। गुस्सा आया, कांपने लगे नवाब, बोले, चल गुलाब जहां थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोला माली, फरमाए माफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। कुकुरमुत्ता निराला जी की सामाजिक चेतना एवं प्रयोगशील प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। अब कविता पढ़ते हैं। एक थे नवाब, फारस से मंगवाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देशी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मगहर लग रहा था। सॉरी, मनहर लग रहा था, मनहर मतलब मनोहर। एक सपना जग रहा था सांस पर तहजबी की। अंधेरा हो गया था फिर से, अभी ठीक है। जब सपना जग रहा था सांस पर तहजबी की, गोद पर तरतीब की, क्यारियां सुंदर बनी, चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा। बेला गुल शब्बो चमेली कामिनी, जूही नरगिस रात रानी कमलिनी, चंपा गुल मेहंदी गुल खैरू गुल अब्बास, गेंदा गुल दाऊदी निवाड़ गंधराज। आपको कोई नाम लेके फूल का पूछा जा सकता है, क्या इसका ये वाला फूल का नाम जो है कुकुरमुत्ता में है कि नहीं है, ठीक है। और किरने फूल फवारे कई रंग अनेकों, सुर्ख धनी चंपई, आसमाने सब्ज फिरोज सफेद जर्द बादामी बसंत सभी भेद। फलों के भी पेड़ थे फलों के भी पेड़ थे, ध्यान देंगे। आम लीची संतरे और फालसे, चटकती
कलियां निकलती मृदुल गंध, लगे लगकर हवा, चलती मंद मंद चहकती बुलबुल मचलती, टहनियां बाग चिड़ियों का बना आशियां, साफ राह सरा, दोनों ओर दूर तक फैले हुए गुलछोड़, बीच में आराम गाह दे रही थी बड़प्पन की था, कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन नकली कहीं झाड़ी, आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोब ओदाब, वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खुद खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम, हाथ जिसके तू लगा पैर सर रख कर वो पीछे को भागा, औरत की जानिब मैदान यह छोड़कर तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर, शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा, वरना क्या तेरी हस्ती है पोष तू कांटों ही से भरा, यह सोच तू कली जो चटकी अभी सूख कर कांटा हुई होती कभी, रोज पड़ता रहा पानी तो हरामी खानदानी, चाहिए तो उसको सब मेहरू निस्सा, जो निकले इत्र रू ऐसी दिशा, बहा कर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंड पेले हो चूहे, जबां पर लफ्ज प्यारा, देख मुझको मैं बढ़ा 1.5 बलिश ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से उगा मैं बिना दाने का चुगा मैं, देखो मैं मतलब इतना ऊंचा हूं और अपने आप से ही उगा हूं, बिना दाने से ही उगा हूं, ऐसा नहीं कि कोई दाना है, मतलब कोई बीज है, कलम मेरी नहीं लगती, अब जैसे तेरी कलम लग जाती है, गुलाब की कलम लग जाती है, मेरी कलम नहीं लगती है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। मतलब कवि ने ऐसा वर्णन किया है कुकुरमुत्ता के लिए। मेरा जीवन आप जगता, तू है नकली मैं हूं मौलिक, तू है बकरा मैं हूं कौलिक, ये वाली पंक्तियां ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। तू है नकली मैं हूं मौलिक, तू है बकरा मैं हूं कौलिक, तू रंगा और मैं धुला, पानी पानी में तू बुलबुला, तूने दुनिया को बिगाड़ा मैंने गिरते से उभारा, तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दी तीन मैंने गुन सुनाकर, काम मुझसे ही सदा है शेर भी मुझसे गधा है। टेढ़ी लाइन क्यों लगती है भाई, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां ध्यान देंगे, काम मुझसे ही सदा है शेर भी मुझसे गधा है, ये पंक्तियां ये इतनी जैसी पंक्तियां निराला की पूछी गई हैं, ठीक है, निराला का नाम याद रखना है। चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना, सब जगह तू देख ले आज का फिर रूप पैराशूट ले, विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूं, काम दुनिया में पड़ा क्यों वक्र हूं, उलट दे मैं ही जसोदा की मधानी, और लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बेड़ा और खेड़ा, तीर से खींचा धनुष में राम का, काम का पड़ा कंधे पर हूं हल बलराम का, सुबह का सूरज हूं मैं ही, चांद मैं ही शाम का, कल जुगी में ढाल नाव का मैं तला, नीचे और ऊपर पाल मैं ही डांडी से लगा पल्ला, तो सारी दुनिया तोलती गल्ला, मुझसे मुझसे मुझे मुझसे कल्ला, मेरे मेरे उल्लू मेरे लल्ला, कहे रुपया का अधन्ना, हो बनारस या न्यवन्ना, रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता, लगाता हूं पार मैं ही, डुबाता मझधार मैं ही, डब्बे का मैं ही नमूना, पान में ही मैं ही चूना। नाम लिख दीजिए, इसमें नाम लिखने वाली कोई बात नहीं है बेटा, निराला की कविता पढ़ रहे हैं ना, कुकुरमुत्ता अगर आपको पता होगा तो आप वैसे ध्यान रखेंगे, है ना। मैं कुकुरमुत्ता हूं पर बेंजाइन वैसे, बने दर्शन शास्त्र जैसे, ओम फलस और ब्रह्मावर्त वैसे ही, दुनिया के गोले और पर्त जैसे, सिकुड़न और साड़ी ज्यों सफाई और माड़ी। ठीक है, बहुत लंबी कविता पढ़ लेना इसको, ठीक है। दूसरा खंड भी है इसका, मैंने सोचा अभी खत्म हो जाएगी लेकिन टाइम हो गया है और ये अभी खत्म नहीं होने वाली है, सो आप इसको खुद से पढ़ लेना। जूही की कली कल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जूही की कली कल हम पढ़ेंगे, इसके साथ हम पढ़ने वाले हैं निराला की सारी कविताएं कल कंप्लीट करेंगे, शायद सारी हो पाए लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि सारी कविताएं जो है हम
कंप्लीट कर ले, है ना। तो जल्दी जल्दी से सिलेबस भी कवर करना है और सरोज स्मृति अभी पढ़नी है हमें। इसके बाद हमें पढ़ना है, दो और कविताएं हैं। सरोज स्मृति के बाद असाध्य वीणा और राम की शक्ति पूजा, है ना। तो ये सारी कविताएं क्या करनी पड़ेंगी, हमें पढ़नी पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं। ओके, राम की शक्ति पूजा भी, हाँ वो बहुत लंबी है, शायद अभी 2-3 क्लासेस और लगेंगी हमारी इस पे, मीन्स कविताओं पे, है ना। तो जल्दी जल्दी से झूठा सच, झूठा सच अभी भेज देते हैं। ऐसे सर तुम भेज दोगे, झूठा सच भेज दो उधर टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है। हम्म, ऐसे से है क्लास में, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, सुन रहे हो तुम? ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कल हम निराला को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ज्यादा सुधार नहीं है तबीयत में, चलिए ध्यान रखें उनका। जूही की कली आज हम पढ़ने वाले हैं ना, निराला की जूही की कली कविता। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने 1920 के आसपास लेखन कार्य आरंभ किया था। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला जी की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली, जिसका रचना काल निराला ने स्वयं 1916 ईस्वी बतलाया था, वस्तुतः 1921 में लिखी गई थी तथा 1922 में पहली बार ये प्रकाशित हुई। तो निराला ने खुद ही इसका समय जो है 1916 बताया है, नमस्ते, लेकिन बता रहे हैं कि 1921 में लिखी गई थी और उस 1922 में प्रकाशित हुई थी। तो बट हम इसको 1916 ही इसका समय मानेंगे, ठीक है। तो यही पढ़ा है, बस इतना ही, यही पढ़ा है इतना। गुड इवनिंग सुरुचि। इस कविता में कवि ने जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया है, ठीक है। जूही की कली इसमें प्रेमिका है और पवन जो है इसमें प्रेमी है, ठीक है। नायिका जूही की कली और नायक पवन का वर्णन है इसमें। नायक पवन अपनी नायिका जूही की कली को छोड़कर दूर मल्यागिरी पर्वत पर चला गया है। तो कवि निराला जी कहते हैं कि जूही की कली विरह में पीड़ित नायिका का रूप है, जो अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही है, जो उसे छोड़कर दूर मल्यागिरी पर्वत पर निकल गया है। वो अपने प्रेमी के स्वप्न में ही खोई रहती है कि कब उसका प्रेमी आएगा और उन दोनों का मिलन होगा। दूर मल्यागिरी पर्वत पर गए उसके प्रेमी पवन को भी अपनी नायिका की याद आती है, ठीक है। कौन से पर्वत का जिक्र है यहाँ, तो ये आपको याद रखना है। वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है और वह अपनी प्रेयसी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है। जब वह अपनी प्रेयसी के पास पहुंचता है तो उसकी प्रेयसी जूही की कली उसके सपनों में खोई निश्चल आंखें मूंदे पड़ी है। उसे अपने प्रेमी के आने की कोई सुध-बुध नहीं है और वो अपने प्रेमी के स्वागत में नहीं उठती है। इसे देखकर उसके प्रेमी को लगता है कि जूही की कली को उसके आने से कोई हर्ष नहीं हुआ और पवन क्रोधित हो जाता है, ठीक है। ये इसकी स्टोरी है। फिर पवन क्रोधित होकर अपने झोंकों को तेज गति से चलाने लगता है, जिससे जूही की कली के कोमल तन पर आघात लगता है और वह हड़बड़ाकर उठ जाती है। तब अपने सामने अपने प्रेमी पवन को देखकर वह हर्ष से उल्लासित हो उठती है
और फिर दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों प्रेमी प्रेमिका प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। जूही की गली कौन है? प्रेमिका, आई मीन नायिका। नायिका है जूही की गली। और पवन जो है, पवन मतलब हवा, पवन इसका नायक है। ठीक है, तो इतनी सी इसकी ये स्टोरी है पूरी कविता की, मीन्स व्याख्या है इसकी। और इस कविता पर महावीर प्रसाद वेदी ने, महावीर प्रसाद वेदी ने क्या किया था? महावीर प्रसाद वेदी जी ने क्या किया था? बताओ जल्दी। सरस्वती में छपने से मना कर दिया था, है ना? सरस्वती में छपने से मना कर दिया था। क्या करके? कौन सा आरोप लगा के? सरस्वती में छापने से मना कर दिया था, अश्लीलता का आरोप लगा के। ठीक है, मुक्त छंद में लिखी गई ये पहली कविता थी। क्यों? क्यों मतलब? गुड इवनिंग रविंद्र। क्यों? ये क्यों? कौन से सवाल, कौन से उसके लिए सवाल है? जूही की गली कविता पढ़ते हैं फटाफट। विजन वर्ण वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की गली, दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी विरह मधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल, मलयगिरी पर्वत। गुड इवनिंग। ऐसे तो कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ, ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा। एक्चुअली कहते हैं कि निराला से ना बहुत उनके जो उनके समकालीन जो कवि थे और बहुत से उनके साथ काम करने वाले जो थे वो उनसे जलन रखते थे, जलते थे। इस कारण से मीन्स उनको बहुत दबाने की कोशिश की गई थी, और जितना उनको दबाने की कोशिश की गई उतना ही वो उभर कर बाहर आए, और वो सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वो प्रसिद्ध हुए। हालांकि वो महावीर प्रसाद वेदी से भी ज्यादा प्रसिद्ध है निराला। तो ऐसा कहा जाता है कि इनको बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश की जाती थी उस समय। उस समय के जो कवि थे वो उनसे चिढ़ते थे, जलते थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आई याद बिछुड़ने से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरि कानन कुंज, लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ, सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक नायक ने चूमे कपोल, कपोल मतलब गाल, बोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रा निद्रालस बंक्यम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन, निज चारों ओर पैर हेर हेर प्यारे की सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। हाँ, निराला जी का हिंदी साहित्य में काफी नाम है। चले अब आते हैं सरोज स्मृति। इतने से थी जूही की गली। ठीक है, इसको आप वो पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, पंक्तियां देख लेना। सरोज स्मृति, सरोज स्मृति हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र शोक काव्य है। कैसा है? शोक काव्य है। हम्म। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। विराग भाव के बीच नीति श्रृंगार और कभी कभी व्यंग्य और हास्य मूलक प्रसंगों को पिरोना इसकी अनोखी विशिष्टता है। यह अपने ढंग की अकेली कविता है जिसमें निराला का अपना जीवन भी आ गया है।
अब है सरोज स्मृति। कवि ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज के बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से अंकित किया है। इसमें कवि ने सरोज की बाल्यावस्था एवं तरुणाई से बड़े ही मार्मिक और पवित्र चित्र अंकित किए हैं। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने का की अकर्मण्यता का बोध अ, प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कवि की वेदना व जीवन संघर्ष साफ झलकता है। क्या बाज बनो बाज, बाज नहीं मतलब? इसमें कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकार, रह कविता में उच्छ्वासित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना माही। जो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण था, भेजा गया विवाह राग। भर रहा न घर निस्सी, दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा। नवजीवन के स्वर पर उतरा, माँ की कुल निराश मैंने दी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला। पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रहे गृह तो फिर समोध। बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार। भर जल्द धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली। तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली। मूंदे दृगवर महामरण, मुझ भाग्यहीन की तू संबल। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूं आज जो नहीं कही। ठीक है। तो कई बार ये पंक्तियां कंफ्यूज करती हैं राम की शक्ति पूजा से, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। और राम की शक्ति पूजा की कुछ पंक्तियां हैं जो सरोज स्मृति से कंफ्यूज करती हैं, तो पंक्तियां बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हो इसी कर्म पर वज्रपाल, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अपनी बेटी, मतलब निराला की बेटी का नाम सरोज है, जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी, मीन्स बहुत छोटी थी वो। कवि दुखी होकर, 18-19 साल की थी शायद। कवि दुखी होकर उसके विवाह के क्षणों को याद करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह बिल्कुल नए रूप से मैंने देखा था। तुझ पर कलश का शुभ्र जल गिराया जा रहा था, तो उस समय मुझे देखते हुए मंद मंद हंस रही थी। तेरे होठों पर बिजली जैसा कंपन था, तेरे हृदय में प्रियतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे अभिव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन वह तेरे श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। तेरे झुके हुए नेत्रों से प्रकाश फैल रहा था और तेरे होंठ कांप रहे थे। शायद तो कुछ कहना चाहती थी। क्या माँ का अभाव तुझे दर्द दे रहा होगा, है ना? माँ मतलब माँ भी नहीं थी उसके। यदि तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी। निराला को पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार उसकी उनकी पत्नी के निराकार स्वरूप सा का स्मरण करा रहा था। पत्नी का वह श्रृंगार ही कविता में अभिव्यक्त हो रहा है। कविता का यह रस मेरे प्राणों में प्रिया के साथ बिताए गए राग रंगों को भर रहा है। वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आकाश अर्थात स्वर्गलोक से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतर आया हो।
पुत्री का विवाह संपन्न हो गया था, कोई आत्मीय जन भी नहीं था, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। घर में दिन रात गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए गए थे। पुत्री के विवाह की चहल पहल में कोई दिन रात नहीं जागा। अत्यंत साधारण तरीके से उसका विवाह संपन्न हो गया। एक प्यारा सा शांत वातावरण था और इस मौन में ही एक संगीत लहरी थी जो एक नव युगल के नव जीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तेरी माँ के अभाव में माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने ही दी थी। विवाह उपरांत तेरी पुष्प शैया भी स्वयं मैंने ही सजाई थी। कवि के मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, इसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज है। कौन सी कविता? सरोज स्मृति, कवि निराला। किंतु उस घटना और इस घटना की स्थिति में अंतर है। शकुंतला की माता उसे स्वयं छोड़कर गई थी, किंतु सरोज की मां को असमय ही मौत ने अपने आगोश में ले लिया था। विवाह के कुछ दिन बाद ही तो खुशी के साथ नानी के प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली गई थी। वहां पर मामा मामी ने तुझ पर प्यार रूपी जल की अपार वर्षा की थी। तेरे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख में निहित रहे, वे हमेशा तेरे हित साधन में लगे रहे। तो वही कली के रूप में खिले स्नेह से वहां पली, वहीं की लता बनी और अंतिम समय में तूने मृत्यु का वरण भी वहीं किया। तो वहीं पे वो पली थी। जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी तब नानी ने ही उसे पाला था, और उसके बाद मृत्यु, शादी के बाद मृत्यु भी वही हुई है। कवि निराला भावुक होकर कहते हैं कि हे पुत्री, तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। दुख मेरे जीवन की कथा रही है। मीन्स उन्होंने इतना दुख देखा है अपनी लाइफ में। सबसे पहले इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, फिर जो कवि समाज है उन कवि समाज की तरफ से भी इन्हें बहुत ज्यादा सहन करने को मिला, बहुत ज्यादा विरोध सहन करने को मिला, और बहुत लोगों ने इनको दबाया, बहुत लोग इनके विरोध में थे। लेकिन जिंदगी में जो परेशानियां थी वो बढ़ती ही जा रही थी। अंत में इनकी बेटी की भी मृत्यु हो गई, तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जितनी इन्होंने कविताएं लिखी, जितना इन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान दिया, वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और ये एक प्रसिद्ध कवि के रूप में खड़े हो गए। दुख मेरे जीवन की कथा रही, तो इनके जीवन का जो दुख था वो बहुत ही ज्यादा था, मीन्स, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही। राम की शक्ति पूजा में भी अपना दुख व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर भी तो दुख ही जीवन की कथा रही। जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा, उसे अब आज क्या कहूं। तो मतलब इन्होंने, इनके पास कोई था भी नहीं किसको कहते, ये किससे ये अपने दुख को बांटते। लेकिन इन्होंने कविता के माध्यम से उस दुख को व्यक्त किया है। इनको लोगों ने कहा भी था कि आप दूसरी शादी कर लो, बट इन्होंने शादी भी नहीं की दोबारा। मुझ पर कितने ही वज्रपात हो, अर्थात कितनी ही भयानक विपत्ति आए, चाहे मेरे समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाएं जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूंगा। मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। कवि अंत में कहता है कि बेटी, मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ। अर्थात मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल भी तुझे मिल जाए। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष प्रस्तुत हुआ है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। पंक्तियों में कवि की वेदना साफ झलकती है। अब ये पूरी कविता नहीं थी, ठीक है, जो उसका, लेकिन पूरा वो निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। कविता की आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है। जागो फिर एक बार निराला की कविता है। जागो फिर एक बार कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की यह कविता परिमल काव्य संग्रह में संकलित है, परिमल में, जिसका प्रकाशन जो है वो 1930 में है। इस कविता में कवि ने भारत के अतीत का गौरवमय चित्रण किया है। इसी संदर्भ में कवि भारतीयों को जागते रहने का संदेश देते हुए कहते हैं। भारतीयों को क्या संदेश दे रहे हैं?
जागते रहने का संदेश दे रहे हैं और संदेश देते हुए क्या कह रहे हैं ये, जागो फिर एक बार। कविता की पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजी है, एक बार और भेज देना ना। जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु, तद तीरवासी सैंधव तुरंगों पर, चतुरंग चमुसंग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीने में, शेरों की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल, भाल अनल धक 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 कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय, अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर, सप्तावरण मरण लोक शोकाहारी, पहुंचे थे वहां जहां आसान है सहस्त्रसार, जागो फिर एक बार, सिंगनी की गोद में छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान। देख लेना पंक्तियां और कविताएं जितनी भी हैं एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। सिंगनी की गोद में, गोद से छीनता रे शिशु कौन, है ना, शेरनी से कोई भी उसका बच्चा छीन नहीं सकता है, और वो चुप भी नहीं रहती है, अगर कोई छीन भी ले तो क्या कर लेती है वो, प्राण ले लेती है। एक मेष माता ही रहती है निर्मिमेष, दुर्बल वह छीनती संतान, जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार, पशु नहीं वीर तुम, समर शुर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुमार। समर सरताज पर क्या है, सब माया है सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप महामंत्र, ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फेंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव कायरता, काम परता, ब्रह्मा हो तुम पदरज भर भी नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। अब इसकी व्याख्या है, जागो फिर एक बार शेरों की मांग में आया है आज सियार। कविता में कवि भारत के अतीत की गौरव गाथा को स्मरण करते हुए देशवासियों को नई उत्साह और ओजस्विता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे ऐतिहासिक परिवेश की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि भारत का अतीत बहुत ही गौरवशाली था, हमारे यहाँ के वीर युद्ध क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाकर अमरत्व को प्राप्त हो जाते थे। ऐसे ही वीर योद्धाओं की गौरव गाथा का गुणगान करते हैं। यहाँ के समुद्र के विशाल नदियों और उनके तटों पर रहने वाले लोगों अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों ने भी अनेक बार गाया था, इसलिए जब जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया है, तब तब यहाँ के वीरों ने चतुरंगी सेना के साथ उनका डटकर मुकाबला किया। इसी तरह जब विदेशियों ने आक्रमण किया, तब गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा की थी कि सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, अर्थात जब तक सवा सवा लाख शत्रुओं पर अपने एक वीर को समर्पित नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने नाम को सार्थक नहीं मानूंगा। कवि कहते हैं कि वीर लोग इस राग को सुनकर और भी उत्साह से झूमने लगते हैं। इस राग से वीर योद्धाओं में 2 गुना शक्ति बढ़ जाती है, अर्थात शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकते थे। गुरु गोविंद सिंह और उनके योद्धा 12 महीनों तक खून की होली खेलते थे। आज भी गुरु गोविंद सिंह जैसे शेर हैं, किंतु आज उन शेरों के मान में सियार घुस गया है इन्हें मारने के लिए। हे भारतीय वीरों, अब तुम जागो और सतर्कता के साथ उनसे सामना करो, उनका दमन करो। उपन्यास पढ़ोगे तो फिर टाइम तो लगेगा ना। शॉर्ट पीडीएफ कहाँ से मिलती है भाई? ग्यारह बजे यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, ऐसा किसने कहा? कि 11 बजे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी? 11 बजे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, ऐसा किसने कहा? 11 बजे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, ऐसा किसने कहा? 11 बजे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, ऐसा किसने कहा? 11 बजे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, ऐसा किसने कहा कि 11 बजे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी?
ये पूरी कविता की व्याख्या देख लेना, ठीक है। फ्री क्लास आती है तो वो तो वही क्लास होती है ना जो आपकी यहाँ पे देखते हो आप, रिकॉर्डेड होती है वो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। स्टेटस लगा है। हम्म। 11 बजे जो क्लास होती है वो रिकॉर्डेड होती है, ठीक है, लाइव नहीं होती है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु कविता निराला जी की अर्चना कविता संग्रह में संकलित है, ठीक है, अर्चना कविता संग्रह में संकलित है, ध्यान देंगे। अर्चना का प्रकाशन 1950 में हुआ था। बांधो न नाव इस ठाव बंधु कविता में कवि अ, डलमऊ के पक्के घाट पर गुंबद के नीचे बैठकर अपनी पत्नी को याद करके यह कविता लिखते हैं। कवि नाविक को अपनी नाव उस जगह पर बांधने के लिए मना कर देते हैं जिस घाट पर उनकी पत्नी नहाती थी, जिसे देखकर उनकी आंखें टिकी रह जाती थी। 11 बजे वेट कर रही थी। कवि अपनी प्रेम कहानी को प्रकट करते हैं। कविता में नायक की भावनाओं का चित्रण किया गया है। कवि नायिका के सौंदर्य को याद करते हुए नाविक से कहते हैं, हे बंधु, तुम अपनी नाव को इस ठाम यानी इस जगह पर मत बांधो। अगर तुम अपनी नाव को इस जगह पर बांधोगे तो सारा गांव तुमसे तरह तरह के प्रश्न पूछेगा, इसलिए तुम अपनी नाव को इस ठाव मत बांधो। यह वही घाट है जिस घाट पर मेरी प्रियतमा नहाया करती थी। मेरी आंखें उसे नहाते हुए निहारती रहती थी। यह दोनों ये हम दोनों यही मिला करते थे। वह हंसते हंसते बहुत कुछ कह देती थी, लेकिन अपने में ही वह रहती थी। वह सभी की सुनती थी लेकिन किसी को कुछ नहीं कहती थी। वह सभी का अत्याचार भी सहती थी और वह सबको मौका भी देती थी। हे बंधु, हे भाई, तुम इस ठाव अपनी नाव मत बांधो। ठीक है, कविता पढ़ते हैं। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर। आंखें रह जाती थी फंसकर, कंपते थे दोनों पांव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दांव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। ठीक है, इतनी सी कविता है। अब है रामचरितमानस का उत्तरकांड। ओके, तो आगे इसमें रामचरितमानस आ गया है और इसको जल्दी जल्दी से आधुनिक काल से भक्ति काल। क्विज का टाइम हो सकता है भाई, जल्दी कर लिया करो। उत्तरकांड हमने पढ़ा नहीं था ना कविताओं में, इसलिए मैं इसको फटाफट से जितना हो सकता है अभी की क्लास में उतना मैं इसको करवा देती हूँ फटाफट, है ना। उसके बाद जो बचेगा आप इसकी पीडीएफ खुद देख लेना। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे निराला की कविता। 2 कविता इनकी बच गई हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी यूनिट 5 खत्म हो जाएगी। कल हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या मतलब, निराला की जो कविता है हमारी कौन कौन सी है। असाध्य वीणा कल पढ़ेंगे हम। और प्लस कौन सी, तुलसीदास कहाँ से आ गए। एक्चुअली जो हमने अभी यूनिट 5 ही तो हम कर रहे हैं ना,
तो आधुनिक कविताएं मैंने अभी आपको शुरू करवा दी थी। जो पीछे वाली रह गई थी उसमें उत्तरकांड रह गया था। ठीक है, आपके सिलेबस में है उत्तरकांड। तो इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है भाई, ये कुछ अजूबा तो नहीं लेके आई मैं। तो कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लो। ठीक है, असाध्य वीणा और राम की शक्ति पूजा, कल हम ये दोनों कविताएं कंप्लीट करके हम ये यूनिट खत्म करेंगे परसों के लिए। ठीक है, वैसे दोनों बहुत लंबी कविताएं, कल खत्म होगी या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी कल हम इसको करेंगे। ये जल्दी से करते हैं उत्तरकांड। अच्छा, हमने सोचा पीछे का पूरा पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्विज नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आज जल्दी कर लेना, 9 बजे कर लेना, 10 के बजाय 9 बजे कर लेना। ठीक है। तुलसीदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतीय संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कवि तुलसीदास हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने तुलसीदास जी के संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी ना बसे, कविता पालसी तुलसी की कला, राम को भज अमर ना होए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। घरानंद बिहारी मीरा, अच्छा वो भी बचे हैं अभी। हे प्रभु, बिहारी तो करवा दिया है मैंने, बिहारी तो करवा दिया था। मीरा के पद रहते हैं। घनानंद के कवित्व भी तो करवा दिए मैंने। घनानंद के कवित्व नहीं करवाए क्या? करवा दिए हैं, मीरा का रहता है बस। कंफ्यूज नहीं करो भाई हमको। तुलसीदास निश्चय ही लोकनायक और महात्मा थे। तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। बहुत बचा है, डराइए मत। गौरी शंकर द्विवेदी ने सुकवि सरोज में इनका स्थान सोरो बताया है। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, है ना, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। यूनिट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राम की शक्ति पूजा तो बता दिया मैंने कि उसको कल करेंगे हम। राम की शक्ति पूजा और असाध्य वीणा दोनों हम कल करेंगे। ठीक है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा है, तुलसीदास के बारे में ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां से देख लेते हैं। भक्तमाल में नाभादास ने उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। अगर ये पूछा जाता है आपको कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा, तो नाभादास ने। ठीक है। इतिहासकार स्मिथ स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है, ये भी पूछा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को कहा है, इंपॉर्टेंट है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो इसको अभी बार बार करवाने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने आपको करवा दिया है। इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं तुलसीदास के, गीतावली और राम गीतावली। गीतावली या राम गीतावली ब्रजभाषा में है 1571 में, रामचरितमानस है अवधि में 1574, राम विनयावली या विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है 1582, दोहावली ब्रजभाषा में है 1583। कवितावली को कवित रामायण के नाम से भी जाना जाता है, यह तुलसी जी की अंतिम रचना थी, ब्रजभाषा 1612 में। 7 छोटी रचनाएं हैं इनकी। कृष्ण गीतावली, इसे सूरदास के आग्रह पर लिखा गया था, ब्रजभाषा में है 1571। रामलला नेच्छू अवधि में है 1582। पार्वती मंगल अवधि में है 1582। जानकी मंगल अवधि में है 1582। रामाज्ञा प्रश्नावली अवधि में है और ब्रज मिश्रित भी है 1616। बरवे रामायण यह रहीम दास जी के आग्रह पर लिखी गई थी और अवधि में है 1612 में। वैराग्य संदीप ने जो है वो ब्रजभाषा में 1612। गीतावली या फिर राम गीतावली ब्रजभाषा में है 1571 में। तुलसीदास की पहली रचना है, इसमें 7 सर्ग हैं, ये गीति काव्य है। इसमें पदों की संख्या 328 है। इसमें 21 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। बेनी माधव ने इसे तुलसी की रचना माना है। अच्छा, बड़ी है पर अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है वो। सबसे ज्यादा मजा इसी में आ रहा है। ओके, यह एक मुक्तक रचना है। रामचरितमानस जो है, भाषा इसकी अवधि है 1574। रचना काल, रामचरितमानस की रचना विक्रमी संवत 1631 या फिर सन में देखे तो 1574। ठीक है, मंगलवार को इसको लिखा गया था। इसका समय जो है
ठीक है। इसको लिखने में कितना टाइम लगा है? रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 महीने 11 दिन। ये आपको ध्यान रखना है, इसको पूछा जाता है। 2 मंगलाचरण होता है जिसमें जब शुरुआत होती है ना किसी भी ग्रंथ को लिखने की जो शुरुआत होती है, तो उसमें कुछ मतलब इष्टों के नाम रहते हैं कि उनको प्रणाम, या फिर किसी को समर्पित समर्पण लिखा होता है कि ये ग्रंथ किसको समर्पित है, वो अ, सारा मतलब उसमें लिखा लिखा रहता है, उसको कहते हैं मंगलाचरण, जिसमें किसी देवता की स्तुति की जाती है, किसी ईश्वर की उपासना की जाती है, उसमें उसको मंगलाचरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका कथानक। इस महाकाव्य में राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन है। यह महाकाव्य है नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित। मानस में कुल 27 श्लोक और 4647 चौपाइयां, 1193 दोहे, 87 सोरठे और 214 अन्य, कुल मिलाकर 6168 छंद हैं। काव्य की भाषा साहित्यिक अवधि है। इसमें सभी रसों का चित्रण है। शांत रस की प्रधानता है। इसमें कुल 18 तरह के छंदों का प्रयोग है। रामचरितमानस की शैली की प्रेरणा जयसी के पद्मावत से प्राप्त हुई थी। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, जिसे कांड कहा गया है। इनका सही क्रम इस प्रकार है। इसका मैंने आपको करवाया था, बाल की अयोध्या ने अरण्य में रावण की सुंदर लंका को उत्तर दिया है ना, इसकी ट्रिक करवाई थी ना बाल की अयोध्या ने। अरण्य में रावण की सुंदर लंका को उत्तर दिया। कबीरदास, हाँ जी पढ़ लिया है कबीरदास। ठीक है, बाल कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सर्ग हो गए पूरे। ठीक है, बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड यहाँ पे इधर आएगा बीच में ना। इसकी जो ट्रिक है और इसका जो सीक्वेंस है ये सही है। ठीक है, तो ये वाला नोट करना है यहां से, इसको मत करना नोट। इसको मैंने मिटा दिया। बालकांड सबसे बड़ा है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, अयोध्या कांड हृदय स्थल है। ध्यान रखेंगे, ये हृदय स्थल पूछा जाता है कौन सा है रामचरितमानस का, तो अयोध्या कांड हृदय स्थल है। सुंदरकांड जो है वो धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, और उत्तरकांड में राम राज्य की कल्पना की गई है, और तुलसी के दार्शनिक और कलयुग का वर्णन है। ठीक है, तो जो उत्तर है, उत्तर का मतलब कि जो बाद में उत्तर का मतलब बाद होता है ना, तो बाद में होने वाला जो वर्णन है ना, तो उत्तरकांड में राम राज्य की कल्पना की गई है। राम राज्य कैसा होता है? आराम का राज्य। ठीक है, दिनकर की क्या उर्वशी, बहुत कुछ है अभी। तो राम राज्य होता है आराम का राज्य, मीन्स जिसमें शांति हो। रामचरितमानस के वक्ता श्रोता, रामचरितमानस में 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। सबसे पहले काकभुषुंडी ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई, शिव जी ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को, और तुलसी ने संतों के समूह को राम कथा सुनाई। इसके मार्मिक स्थलों को देखते हैं। राम का अयोध्या त्याग कर तपस्वी के भेष में वन गमन, चित्रकूट में राम भरत मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्तिवाण लगने पर राम का विलाप आदि। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका को राम विनयावली या विनयावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसका रचना काल और इसके बारे में कुछ क्या हुआ?
आचार्य शुक्ल विनय पत्रिका के बारे में क्या कहते हैं, इसको पढ़ लेना खुद से। ठीक है, इनकी सारी रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको देखने। यहाँ पे श्लोक है और ये पूरे इसके दोहे, और इसके साथ आपको अर्थ भी आगे मिल जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। महत्वपूर्ण कथन, तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। अगर तुलसी के बारे में जानना है तो विनय पत्रिका पढ़ो, और अगर राम को जानना है तो रामचरितमानस। ठीक है। दोहावली का रचना काल 83 है और 573 दोहे हैं इसमें। चातक और पपीहा के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। एक भरोसो, एक बाल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। साकेत का नाम, हाँ, उर्मिला के बारे में वो तो हो जाएगा शॉर्ट में। कवितावली या कवित रामायण, कवितावली और कवित रामायण के नाम से भी इसको जाना जाता है, कवितावली को। और रचना काल इसका 1612 है। तुलसी की अंतिम रचना यही मानी जाती है और कवित और सवैया शैली में लिखी गई है। इसकी क्योंकि इसका नाम ही कवितावली है तो कवित सवैया शैली में। इसमें कुल छंद और पदों की संख्या 325। भाषा ब्रज है, 7 कांड है, वीर भयानक और रौद्र रस है। इस रचना में अग्निकांड, लंका दहन का व्यापक चित्रण है। इससे प्रतीत होता है कि तुलसी ने बचपन में कोई भयंकर अग्निकांड देखा था। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान हनुमान नाष्टक, अथ बजरंग बाण और हनुमान बाहुक, ये सभी कवितावली के ही परिशिष्ट माने जाते हैं। और समसामयिक घटनाओं को लेख भी कवितावली में मिलता है। अगर आपको पूछा जाए कि समसामयिक घटनाओं का उल्लेख तुलसी की कौन सी रचना में मिलता है, कवितावली में। समसामयिक का मतलब कि उस समय की घटनाओं का वर्णन। कृष्ण गीतावली का रचना काल 1571 ईस्वी है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने सूरदास जी के आग्रह पर इसकी रचना की थी। इसमें पदों की संख्या 61 है। रामलला नहछू, रामलला नहछू विवाह का एक रस्म होता है जिसमें पैर के नाखून काटे जाने के पारंपरिक संस्कार का वर्णन है। नहछू मंगल विवाह उत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत भी है। रचना काल 1582, यह प्रबंधात्मक रचना है। इसमें 20 सोहर है। यह मात्रिक छंद है, मात्राओं पर यति होता है। इसकी रचना तुलसी ने अवधी और भोजपुरी गीत के अश्लीलता को दूर करने के लिए किया था। पार्वती मंगल कथा वस्तु, इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल में क्या है? शिव पार्वती के विवाह का वर्णन। रचना काल 1582, इसमें छंदों की संख्या 164 है। 148 अरुण छंद है, मंगल छंद है, मात्रिक छंद है। 16 जो है वो हरिगीति का छंद है। 28 मात्राएं होती हैं इसमें। और इस रचना में मंगलाचरण और अंत में स्वास्थ्य वाचन भी होता है। जानकी मंगल में क्या है? 1582 ईस्वी की इसकी रचना है। अरे भाई, क्या करना है आपको? जनरल है, ओबीसी है, व्हाट इज दिस? पढ़े लिखे हो आप, फिर इस तरह की बातें क्यों करते हो? इस रचना में तुलसीदास जी ने राम जानकी के विवाह का वर्णन किया है। इसमें राम जानकी के फुलवाड़ी के प्रथम दर्शन का वर्णन है। उसी समय में तुलसी ने मिथिला की यात्रा की थी। इसमें 216 छंद है। इसमें 192 अरुण या मंगल छंद है। क्या करोगे जानकर? ऐसे कौन पूछता है आप जनरल हो, ओबीसी हो? हम्म पढ़े लिखे बच्चों को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए।
ठीक है। और जान के अब करोगे भी क्या? क्या करोगे जानकर? कोई मेडल थोड़ी मिल जाएगा। बिल्कुल इस तरह की बातें मत किया करो, आप पढ़े लिखे बच्चे हो। थोड़ा 216 छंद है, 192 अरुण और मंगल छंद है, 24 हरिगीति का छंद है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नेछु मिथिला प्रवास के समय में लिखा गया था। पढ़ाई में ध्यान दो भाई, इन चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ना आपकी रोजी रोटी चलनी है इन चीजों से, ना आपका घर बार चलना है ना। बुरा लगने वाली बात नहीं है। पढ़े लिखे बच्चों को ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए। ये जाति और धर्म की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर आप लोग, आप स्टूडेंट होकर के अगर आप लोग इन चीजों पे ध्यान दोगे तो फिर दुनिया को कैसे बदलोगे आप बताओ। कैसे चेंज होगा हमारे देश में। अभी आप स्टूडेंट हो, कल को आप टीचर बनोगे, अगर आपके अंदर ये बातें होंगी तो कैसे आप सिखा पाओगे बच्चों को? नहीं सिखा सकते, है ना। तो इसलिए समझदार बनो, ठीक है। रामाज्ञ प्रश्नावली रचना काल 1612। इसे दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रामचरितमानस के ही दोहा छंद है। इसमें कुल पदों की संख्या 343 है। इसमें 7 यानी कि सप्तक हैं या फिर सर्ग हैं, ठीक है। इसकी भाषा अवधि ब्रज मिश्रित है। चलो इस टॉपिक को खत्म करो, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। इसमें प्रत्येक सप्तक में 7 पद हैं और भाषा इसकी अवधि है, ब्रज मिश्रित है। बरवे रामायण यह अब्दुल रहीम खान खाना के आग्रह पर लिखी गई थी। रचना काल 1612 ईस्वी है। 69 बरवे छंद है। इसमें 12 प्लस 7 मात्राओं पर यति और अंत में जगन शुभ है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें मंगलाचरण नहीं है। वैराग्य संदीपनी 1612। इसमें छंदों की संख्या 62 है। इसमें छंद दोहा, चौपाई और सोरठा है। इसमें संसार से विरक्ति, संतों की महिमा और स्वभाव का वर्णन है, ठीक है। वैराग्य संदीपनी में क्या क्या है? संसार से विरक्ति, संतों की महिमा और स्वभाव का वर्णन। रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड, सप्तम सोपान उत्तरकांड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इसको कहते हैं मंगलाचरण, यहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है। अब ये आप खुद से पढ़ लेना इसको आगे, ये मैं नहीं पढ़ाने वाली आपको, ठीक है। कल की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है, आपको बता ही दिया है मैंने, जूही की, सॉरी जूही की गली तो आज पढ़ लिया। हाँ शीला बोलो। सुन रही हूँ, सुनाओ। ये अभी पीडीएफ दे दूंगी, ये सारा पढ़ लेना, ठीक है। जागो फिर एक बार, ये पूरी इसकी व्याख्या जो आपको मैंने पूरी नहीं करवाई है। झूठा सच का पीडीएफ ऐप पर चाहिए। आई विल ट्राई, भेजने की कोशिश करूंगी, ठीक है। जागो फिर एक बार, ये मैंने आपको ये वाली जो कुछ स्लाइड्स रह गई थी जो आपको नहीं करवाई है, 3-4 स्लाइड्स हैं, इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी मैं। हाँ टाइम हो गया, ओके।
तो ये आपको खुद से पढ़ लेना है, कल की क्लास में देखते हैं आगे। जल्दी से इस यूनिट को खत्म करके हमें बाकी यूनिट्स भी कवर करनी है, तो कोशिश करते हैं, है ना। 9 बजे क्विज में आ जाना सभी, ठीक है। 9 PM क्विज है और सभी क्विज करने के लिए आ जाना 9 PM। ओके। किसी और को कुछ पूछना है? शीला को नींद आ रही है? किसी को कुछ पूछना है? गर्मी से सेलफोन हीट हो जा रहा है और हमारे यहाँ पे ठंड बहुत है। ऐप में क्या मतलब? ऐप में क्या? व्हाट? ओके, मोस्ट वेलकम। अच्छा, क्विज क्विज आपका टेलीग्राम पे होगा। नेट सेट हिंदी कलर फॉर्म, है ना, ऐसे करके शायद चैनल का नाम है, चेक कर लो। जिसने ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप टेलीग्राम पे, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और 9 बजे क्विज है तो क्विज में आ जाना, आपके लिए फायदा है। हिंदी फिलर फॉर्म, जो ग्रुप है उसका नाम हिंदी फिलर फॉर्म है, ठीक है। 37 डिग्री, ओ भाई बहुत ज्यादा गर्मी है। भारत की खूबसूरती हर मौसम उपलब्ध है। हम्म। अब देख लो, आपके यहाँ वहां पे गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। चले, हिंदी फिलर फॉर्म ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया है। कैसे करना है? टेलीग्राम डाउनलोड करना है और सर्च बार में टेलीग्राम ग्रुप नेम, हाँ हिंदी फिलर फॉर्म, हिंदी फिलर फॉर्म के नाम से। आपके तो मजे मजे है। अच्छा, मैं सोचती हूँ आप लोगों के, मतलब मजे तो आपके भी नहीं है, इतने ज्यादा टेम्परेचर में तो नहीं मजे होंगे, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। थोड़ी सी गर्मी हो, बहुत ज्यादा ना हो। 43 40 तो बहुत ज्यादा है ना। मई में जाता है, अभी तो शुरुआत है ना, यहाँ पे तो शुरुआत भी नहीं हुई अभी। तो मतलब इतना सा होना चाहिए कि फैन में चल जाए काम। तो बाकी हम तो तरस से आते हैं, थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो अच्छा हो जाए, बट होती नहीं है। थोड़ी टाइम में होगी, जून जुलाई में होगी। लाइट भी नहीं होती है, ओ 5 6 दिन के लिए, तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म। आप आपका घर बहुत दूर है ना। काश मैं भी शिमला में रहती, आ जाओ शिमला, आ जाओ मेघा। आप तो फ्री हो आजकल, है ना। गर्मी सही है, हाँ सच में गर्मी सही होती है, मीन्स सेहत के लिए अच्छी है गर्मी। ठंड उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। 40 भी हो जाता, ओ। हाँ मैं शिमला में हूँ। हम्म। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। बस पढ़ लो अच्छे से, कुछ बन जाओ, फिर अपनी अपनी मर्जी से जहाँ का वेदर अच्छा लगा वहां जाके रहा करना, है ना। एक बार आएंगे, चलो आना जरूर। हम्म। शिमला घूमने के लिए सही है, हाँ जी। आपके शहर, ओके। चले मिलते हैं जी कल की क्लास में।
तो अपना बहुत सा ध्यान रखें, गर्मियों में भी ध्यान रखें अपना, अपनी सेहत का और पढ़ाई का भी ध्यान रखें, ठीक है? हुँ। ओके, बाय-बाय, टेक केयर।